कैसे देखें चार्ट में कि आपके पास दोस्त है या नहीं, या जो दोस्त आपके पास है वो सच में आपसे जुड़े हुए हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इन दोस्तों से आपको हमेशा धोखा ही मिलता रहता है, जिसे आप कह सकते हैं कि अवसरवादी दोस्त है। तो ये सब चीज़ों को यदि हमें देखना है तो वैदिक ज्योतिष पद्धति का उपयोग करना चाहिए। कुंडली को आप देखिए, सबसे पहले लग्न कुंडली, फिर चंद्र कुंडली और फिर नवांश कुंडली, इन 3 चार्ट्स का अध्ययन करने की ज़रूरत होगी। अब कुंडली में क्या देखिए, तो सबसे पहले आपने उठाई लग्न कुंडली, तो लग्नेश की स्थिति को आप सबसे पहले देखिए, क्योंकि लग्नेश का मजबूत होना किसी भी चार्ट के रिजल्ट देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा बुध, क्योंकि बुध जो है ये कम्युनिकेशन का कारक है, बुध मित्रता का कारक है। बुध से ही यह देखा जाता है कि व्यक्ति के पास कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिसे हम हाजिरी जवाब भी कह सकते हैं। ये सब चीज़ें बुध बताता है। बुध यदि व्यक्ति का अच्छा है तो निश्चित रूप से उसकी बोलचाल जो होगी या लोगों के साथ जुड़ने की जो क्षमता होगी वो अच्छी होगी। इसके बाद हमें देखने पड़ेंगे इसमें 3rd हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस। अब बात ये उठती है कि ये जो 3 हाउस हम देख रहे हैं, क्या तीनों से ही सिमिलर टाइप की फ्रेंडशिप देखी जाती है? तो ऐसा नहीं है। 3rd हाउस जो होता है, यदि हम समझ ले तो 3rd हाउस का कारक होता है मंगल। दूसरा 3rd हाउस यदि कालपुरुष की कुंडली को आप देखते हैं तो वहाँ मिथुन राशि पड़ती है, तो मिथुन राशि का स्वामी हो गया अगेन बुध। और 3rd हाउस से हम बोलचाल देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, छोटी मोटी यात्राएं देखते हैं, राइटिंग स्किल देखते हैं, साहस भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई 3rd हाउस से। तो जब भाव, भावेश और कारक तीनों ही मजबूत हो 3rd हाउस की, और बुध भी अच्छा है, तो हमें ऐसे दोस्त मिलते हैं जिनके साथ हमारी बातचीत होती रहती है। अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, आपके परिचित हो सकते हैं, हो सकता है कि आप रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, वहाँ आपसे मिलने वाले लोग, इस तरीके के जो दोस्त होते हैं वो हम 3rd हाउस से देखते हैं। इसके बाद बात आती है 5th हाउस की। तो 5th हाउस का यदि हम कारक देखेंगे तो वो है जुपिटर। 5th हाउस में आप देखोगे तो कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि वहाँ पर पड़ती है। इसके बाद यदि हम 5th हाउस से उन दोस्तों को देख सकते हैं जिनके साथ हमारा कुछ न कुछ रिश्ता जुड़ा हुआ है। रिश्ता जुड़ा हुआ इन द सेंस ये हो गया कि 5th हाउस जो है वो पूर्व जन्म के कर्मों को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम पूर्व पुण्य कहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जीवन में आने वाले जो लोग होते हैं, स्पेशली यदि जीवन में अच्छे लोग आपको मिल रहे हैं, तो उसमें 5th हाउस का रोल बहुत बड़ा होता है। तो जब 5th हाउस उसका लॉर्ड और कारक तीनों ही अच्छी स्थिति में है, तो हमें ऐसे दोस्त जीवन में निश्चित रूप से मिलेंगे कि जिनके साथ हमारा भावनात्मक जुड़ाव रहेगा। अब मैं बात करूंगी 11th हाउस की। तो 11th हाउस जहां लाभ भाव है, सभी प्रकार के लाभों को ये शो करता है, इनकम को शो करता है, नेटवर्क को शो करता है, एल्डर सिबलिंग्स को शो करता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को शो करता है, और भी कई चीज़ें हैं जो हम 11th हाउस से देखते हैं। तो 11th हाउस से जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो वो सर्कल आता है जो आपका नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि आप ऑनलाइन फ्रेंड्स, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ या व्हाट्सएप हुआ, इस पे जो मिलने वाले आपके दोस्त हैं वो भी हम 11th हाउस से देख सकते हैं। मीन्स बहुत बड़ा सोशल सर्कल जिसे हम कहेंगे, वो जो है 11th हाउस से देखा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे सोशल सर्कल होते हैं, इधर भी एक्टिविटी में, उधर भी एक्टिविटी में। तो ऐसे लोगों का 11th हाउस निश्चित रूप से मजबूत होगा। वहाँ का कारक अगेन जुपिटर बनता है, तो लॉर्ड और कारक दोनों ही यदि अच्छी स्थिति में है तो 11th हाउस से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3rd हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस, इन 3 हाउसेस को हमें कुंडली में देखना होगा जब हम बात कर रहे हैं दोस्ती की। इसके अलावा एक चीज़ जो हमें और देख लेनी चाहिए वो होता है चंद्र चार्ट है ना, ये चंद्र लग्न कुंडली। तो चंद्र लग्न कुंडली से भी यदि हम तीनों हाउसेस को देखते हैं तो भी हमें रिजल्ट को और रिफाइन करने में मदद मिलती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका मन का जुड़ाव जो होता है, मतलब आपका बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, बहुत दोस्त है आपके कहने को, लेकिन जुड़ाव आपका नहीं है, क्योंकि आपका चंद्र जो है कहीं वो पीड़ित तो नहीं है। अब जब हम चंद्र की बात कर ही रहे हैं तो चंद्र राशि की भी बात कर लेते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि राशियों के गुणधर्म या राशि विचार वाले वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व की राशियाँ होती है। तो जल तत्व की राशियों को हम देखेंगे तो वो भावनात्मक जो जुड़ाव होता है इस राशि के लोगों का ज़्यादा होता है। स्पेशली कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के यदि व्यक्ति है तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी दूसरों से जुड़ाव महसूस करते हैं।
हो सकता है कि सामने वाला आपको इतना अपना नहीं समझता, पर कर्क राशि वाले लोग अपना मान के बैठ जाते हैं। यूँ तो वृश्चिक राशि, मीन राशि भी जल तत्व की है, लेकिन वृश्चिक राशि में जहाँ सीक्रेसी के साथ काम चलता है, गूढ़ रहस्य वाली बात है, एकदम से किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे वृश्चिक वाले। मीन राशि वाले लोगों का ऐसा रहता है कि उनका भी जो स्वभाव है वो उसमें भी भावनात्मकता ज़्यादा होती है, और वो एक मास स्केल पर, मतलब सभी के लिए अच्छा सोचने वाले लोग हैं, सभी के लिए एक कॉमन फीलिंग जो होती है, सॉफ्ट फीलिंग, उस तरीके की बात मीन राशि में आती है। अग्नि तत्व की राशियों की बात करें 1, 5, 9, तो निश्चित रूप से इस राशि के लोगों में आत्मसम्मान की भावना बहुत ज़्यादा होती है। थोड़े से हट्टी ज़िद्दी लोग ये हो सकते हैं। तो इस राशि के लोगों से जब आप दोस्ती करोगे तो ये लोग जो हैं वो आपके साथ दोस्ती निभाएंगे ज़रूर, लेकिन खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट को भूलेंगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ द वे जाके करेंगे, पहले वो अपने बारे में सोचेंगे फिर दोस्ती निभाएंगे। वायु तत्व वाले देखेंगे यदि हम 3, 7, 11, तो इस राशि के लोगों के साथ एक प्लस पॉइंट ये देखने में मिलता है। स्पेशली मिथुन राशि के साथ मैंने देखा है कि ये लोग काफ़ी हंसोड़ प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत जल्दी लोगों के साथ घुलना मिलना, हंसी मजाक, मजे मस्ती करने वाले मिथुन राशि के लोग देखे जाते हैं। वही तुला और कुंभ राशि में यदि हम जाएंगे तो थोड़ा सा गुणधर्म चेंज होता है। अब ये क्यों चेंज होता है ये मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे राशियों के जो राशि स्वामी होते हैं उसके जो गुणधर्म है वही उस राशि के लोगों में उतरते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। यदि हम पृथ्वी तत्व की बात करते हैं, पृथ्वी तत्व में आ गया 2, 6, 10, तो जहाँ मकर राशि के लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो वहीं कन्या राशि के लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, हर बात पर खोजबीन करने की वृत्ति इनमें देखी जाती है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लोग भी प्रैक्टिकल होते हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग थोड़ा अपना फ़ायदा देखने वाली जो वृत्ति होती है वो इसमें देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा हमें चंद्र राशि को भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम कुंडली में इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तब। इसके अलावा हमें देखनी पड़ेगी नवांश कुंडली, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ग्रहों की जो असली ताकत है वो नवांश कुंडली से ही देखी जाती है। जो चीज़ें हमने चंद्र कुंडली में देखी, लग्न कुंडली में देखी, क्या नवांश में वही चीज़ उभर कर आ रही है, या ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ हमें लग्न कुंडली से दिख रही है वो नवांश में उसका रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो इसे हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को जब हम देखते हैं तब हम बता सकते हैं कि कुंडली को देख कर कि व्यक्ति के जीवन में आने वाले जो लोग हैं वो उनके दोस्त बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये तो हो गया ऊपरी तौर पर फलित करने का तरीका। इसके अलावा दशा, अंतरदशा, गोचर, ये सब तो हमें लगाना ही पड़ता है। स्पेसिफिकली जब हम किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि भाई अभी हमारे दोस्तों से क्या फ़ायदा मिलेगा या दोस्तों से नुकसान तो नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ों को देखने के लिए। एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गई जिसमें है राहु और केतु। तो राहु जो होता है जहाँ मायावी माना जाता है, राहु जो है वो उकसाने वाला प्लैनेट माना जाता है, प्लानिंग करने वाला प्लैनेट माना जाता है। तो यदि 3rd हाउस, 5th हाउस या 11th हाउस के लॉर्ड की के साथ किसी तरीके का संबंध राहु का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए दोस्ती को लेके कि इसमें धोखेबाज दोस्तों के मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। स्पेशली राहु के केस में देखा जाता है कि जैसे ऑनलाइन जो फ्रेंड्स मिलते हैं, जैसे फेसबुक फ्रेंड्स एट्सेट्रा हुआ, जिसके बारे में हम काफ़ी घटनाएं सुनने में आती हैं कि पहले दोस्ती की और बाद में उसी दोस्त ने बहुत बुरे तरीके से धोखा दे दिया। तो इस तरीके की कुछ वृत्ति राहु के साथ देखने को मिलती है। और यदि केतु की बात की जाए तो क्षमा कीजिएगा, तो केतु जो है वो डिटैचमेंट को शो करता है, आइसोलेशन को शो करता है। तो केतु यदि किसी के साथ संबंध बना रहा है दृष्टि युति का, तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि उस व्यक्ति का उस हाउस के साथ जुड़े हुए जो भी रिजल्ट्स है उसमें एक आइसोलेटेड व्यवहार देखने को मिलता है। मतलब ये 3rd हाउस के साथ केतु है तो व्यक्ति का अड़ोसी पड़ोसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, थोड़ा कटा कटा सा रहेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यही सारे नियम हम लगा के देखते हैं उदाहरण कुंडली पर। इस उदाहरण कुंडली पर आप नज़र डालोगे तो कन्या लग्न की कुंडली है, लग्नेश बन रहा है, बुध 4th हाउस में बैठा हुआ है। बाकी ग्रहों को भी आप देख सकते हैं, जुपिटर 2nd में है, राहु, मार्स और मून ये 6th में है, केतु 12th में बैठा है, सन और वीनस जो है ये 3rd में है। वीनस यहाँ पर अस्त है, सैटर्न नीच का होके बैठा हुआ है 8th हाउस में। अब सबसे पहले देखें लग्नेश को, तो लग्नेश की स्थिति तो अच्छी है, बैठा हुआ है केंद्र में, इसके बाद किसी से पीड़ित भी नहीं है
और वो लग्नेश बन रहा है बुध, जो कि हमें फ्रेंडशिप के लिए इसको देखने की ज़रूरत है। तो बुध की स्थिति यहाँ पर अच्छी दिख रही है लग्न चार्ट में तो। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो तीसरा भाव ये बताता है कि व्यक्ति लोगों के साथ कैसे जुड़ेगा, उसकी बातचीत कैसी होगी, दोस्ती बनाने की क्षमता उसमें है या नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो थर्ड हाउस में आप देखोगे तो सूर्य और शुक्र बैठा हुआ है। यद्यपि शुक्र यहाँ पर अस्त हो रहा है, तो इससे यह निष्कर्ष तो आप निकाल सकते हैं कि व्यक्ति जो है उसका जो प्रभाव है वो अच्छा है। कम्युनिकेशन की स्किल प्रभावशाली दिख रही है, मतलब बोलने में ये व्यक्ति प्रभावशाली होना चाहिए। लेकिन इसके लॉर्ड की स्थिति देखेंगे तो वो मंगल है, जो 6th हाउस में बैठा है, राहु के साथ है, और साथ में 11th हाउस के लॉर्ड के साथ भी बैठा है। तो कहीं ना कहीं जो है मित्रता शुरू तो हो जाएगी, लेकिन मतभेद भी जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि छठवां भाव जो है वो प्रतिस्पर्धा का भी होता है। तो लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा वाली भावना या वाद विवाद वाली भावना नजर आती है। इसके बाद यदि हम थर्ड हाउस पे दृष्टियों की भी बात करते हैं, तो थर्ड हाउस के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस जैसे कि मैंने बताया कि भावनात्मक जुड़ाव का भाव है, तो इसका स्वामी बन रहा है शनि। शनि जो है वह नीच का है, 8th हाउस में गया हुआ है। लेकिन आप देखोगे तो शनि की जो दृष्टि है वह पड़ रही है 5th हाउस के ऊपर, मतलब अपने घर को शनि देख रहा है। इसके अलावा और किसी की दृष्टि तो इस पर नहीं आ रही है। तो दोस्ती बनाने में व्यक्ति को समय लगता है, भावनात्मक रूप से व्यक्ति जल्दी लोगों के साथ नहीं जुड़ेगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन उसका लॉर्ड बन रहा है अगेन चंद्रमा। और चंद्रमा 6th में है, राहु के साथ है और मार्स के साथ है। मार्स जो कि थर्ड हाउस का लॉर्ड है। इसके बाद यदि हम चंद्र राहु की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति गलत लोगों पे विश्वास कर सकता है। कुछ अनयूजुअल फ्रेंडशिप होना या मित्रता में भ्रम होना, गलत फहमी या धोखा, इस तरीके का अनुभव व्यक्ति को आ सकता है। लेकिन जब हम दृष्टियों की बात करते हैं, तो जुपिटर की दृष्टि जो है चंद्र के ऊपर पड़ रही है, और यह बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखेगा। और चूँकि 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, तो 6th हाउस जो होता है हमारे डेली रूटीन का भी होता है, कार्यस्थल का भी होता है। तो कार्यस्थल पर भी व्यक्ति को अलग तरीके की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, धोखे का अनुभव हो सकता है। लेकिन व्यक्ति अनुभव से सीखेगा और सही मित्रों का चुनाव करेगा, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि जो है वो पड़ रही है इसके ऊपर, 11th हाउस के लॉर्ड के ऊपर। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, आगे देखते हैं चंद्र चार्ट की। तो चंद्र कुंडली में चंद्र कुंभ राशि में है, राहु और मास के साथ है। तीसरा भाव बनता है इसमें मेष, जहाँ पे शनि है। शनि यहाँ पे नीच का बन रहा है। लग्नेश भी है और 12th हाउस का लॉर्ड भी है। अगेन जो थर्ड हाउस है उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। जुपिटर की जो दृष्टि है वो लग्न के ऊपर भी पड़ रही है, और जुपिटर की दृष्टि 5th हाउस पे भी पड़ रही है। तो कुल मिला के आप देखोगे कि जहाँ आपको लग्न चार्ट में कुछ कमी नज़र आ रही थी, वो यहाँ पर उस कमी की पूर्तता हो रही है, क्योंकि जुपिटर जो है वो कई अच्छी जगहों पर अपना प्रभाव डाल रहा है। स्पेशली 5th हाउस पे डाल रहा है, उसके बाद 3rd हाउस पे डाल रहा है, उसके बाद लग्न पे डाल रहा है, और लग्न में चंद्रमा खुद बैठा हुआ है। तो जो व्यक्ति का मन है और मित्रता और भावनात्मक जुड़ाव, इन तीनों पर जुपिटर का प्रभाव है। अब शनि की बात करें तो शनि की भी दृष्टि आप देखेंगे तो 5th हाउस पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति जल्दी भावुक नहीं होगा, मित्रता को देख परख कर करने वाला है। कम मित्र बनेंगे, लेकिन जो मित्र बनेंगे वो टिकाऊ बनेंगे, क्योंकि शनि जो है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को शो करता है। 5th हाउस पे यदि आप देखोगे तो वहाँ पे मिथुन राशि है, उसका स्वामी बन रहा है बुध, और बुध की दृष्टि अपने हाउस पर पड़ रही है। जुपिटर की दृष्टि भी पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी 5th हाउस पे पड़ रही है। लेकिन 5th का लॉर्ड का 11th में जाना यह बताता है कि व्यक्ति के जो भावनात्मक संबंध रहेंगे, उसके नेटवर्क में, सोशल सर्कल में अच्छे रहेंगे। अपने एल्डर सिबलिंग के साथ भी इसका फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप होने की संभावना है। अपने से बड़े लोगों के साथ भी इसकी दोस्ती हो सकती है। तो चंद्र चार्ट से भी हम देख रहे हैं कि हमें काफ़ी सपोर्ट जो है वो दोस्ती वाले पहलू पे मिल रहा है।
यहाँ हम देखेंगे 11th हाउस को, तो 11th हाउस का लॉर्ड भी बन रहा है जुपिटर, और जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो यह भी एक अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति को जीवन में मार्गदर्शन देने वाले, अच्छे संस्कारों वाले मित्र मिलेंगे। तो चंद्र चार्ट तो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि व्यक्ति को जो मित्र मिलेंगे वो कम हो सकते हैं, लेकिन जो भी मिलेंगे उससे अच्छे मित्र मिलेंगे, टिकाऊ मित्र मिलेंगे। अब नवांश चार्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ की जो D1 में दिख रहा है क्या उसकी पुष्टि नवांश कर रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे थर्ड लॉर्ड को D9 में, D1 के थर्ड लॉर्ड को D9 में देखेंगे। तो D1 का थर्ड लॉर्ड मंगल स्व राशि का जुपिटर के साथ 9th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग है। इसके बाद 5th हाउस के लॉर्ड शनि की बात करेंगे, तो शनि जहाँ D1 में हमें नीच का दिख रहा था, 8th हाउस में दिख रहा था, उसकी पोजीशन सुधर गई, वो मित्र राशि में आ गया, 4th हाउस में आ गया D9 के। तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि भावनात्मक तो परिपक्वता है वो बढ़ेगी, शनि जो है वो स्थिर हो गया है। 11th लॉर्ड मून की बात करें तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। 11th लॉर्ड मून जो है वो D1 में भी 6th हाउस में गया और D9 में भी वो 12th हाउस में गया है। तो व्यक्ति के मित्रों की संख्या निश्चित रूप से कम होगी, ये तो इस बात को आप समझ सकते हैं, क्योंकि D9 में भी मून जो है वो बन रहा है 5th लॉर्ड और 12th में गया है। तो दूर दराज के लोगों से दोस्ती होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद ऑनलाइन दोस्ती होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो यदि हम कुल मिला के देखते हैं तो D1 में देख के लगेगा कि मित्रता में थोड़ा संघर्ष है, लेकिन मून चार्ट को देख के पता चलता है कि व्यक्ति को अच्छे मित्र मिलेंगे। और जब हम D9 को देखते हैं तो यह समझ में आता है कि व्यक्ति जो है बहुत जल्दी लोगों के साथ नहीं जुड़ेगा, फ्रेंड सर्कल लिमिटेड रहेगा, क्योंकि D9 में भी 11th लॉर्ड है सैटर्न, ठीक है, क्योंकि मकर राशि वहाँ पड़ रही है और उसकी स्थिति अच्छी है सैटर्न की। तो जो भी मित्र रहेंगे इस व्यक्ति के वो काफ़ी भरोसेमंद रहेंगे, हो सकता है 1-2 ही मित्र हो। और सोशल सर्कल बहुत बड़ा इस व्यक्ति का नज़र नहीं आ रहा है। अब चंद्र राशि की भी बात करें तो कुंभ राशि व्यक्ति की है, तो कुंभ राशि का स्वामी अगेन शनि है, और जो शनि वाले लोग होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि वो हंसी मजाक करना या टाइम पास वाली जो फ्रेंडशिप है वो इन लोगों को नहीं जमती है, जिनके साथ भी दोस्ती निभाते हैं आखिरी दम तक साथ देने वाली दोस्ती होती है। हो सकता है कि वो आपके साथ बहुत हंसी मजाक ना करे, टाइम पास के लिए आपके साथ इधर उधर ना घूमे, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपके साथ खड़े रहने वाले, किसी भी कंडीशन में खड़े रहने वाले लोग शनि वाले होते हैं। तो उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो यदि आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ज्योतिष की बारीकियाँ समझने में मदद मिल रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स मुझे भेज सकते हैं वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद, कि आपको क्या समझ में आया, कोई क्वेरी तो नहीं आ रही है। इस तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए, सो दैट हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता रहता है और नए नए विचार मन में आते हैं, जिसके ऊपर नए वीडियोस लेके आने की जो एक ललक है वो जागृत होती है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपके पास जब कुंडली आती है तो हमें क्या क्या देखना है। लग्न कुंडली देखनी है, चंद्र कुंडली देखनी है, तीनों हाउसेस देखने हैं, थर्ड हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, उनकी कारकों की, कारक जो ग्रह है उनकी पोजीशंस देखनी है, भाव भावेश की पोजीशंस देखनी है, मरकरी की पोजीशन देखनी है। इसके अलावा हमें चंद्र राशि को भी देखना है, जैसे कि शुरू में मैंने बताया। और ये दोनों चार्ट्स देखने के बाद फिर हम नवांश पे आए और वहाँ जाके कंफर्मेशन कर सकते हैं कि जो D1 कुंडली हमें बता रही है उसी की पुष्टि नवांश कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप इन नियमों का उपयोग आपकी कुंडली में भी लगा के देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कुंडली से नहीं समझ पा रहे हैं, या यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, और इसके अलावा यदि आप सिर्फ व्यूअर है ज्योतिष शास्त्र के, तो और आप किसी समस्या का समाधान भी आपको नहीं मिल रहा है, तो इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है कि कुंडली का आप एनालिसिस करवाइए। स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कीजिए, अपने प्रश्न मुझे भेजिए। बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश हमारे द्वारा हमेशा से की जाती रही है, और अभी तक का जो फीडबैक मिला है लोगों से वो काफ़ी संतोषजनक रहा है। तो अगले आने वाले वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।